हेलो दोस्तों, जैव अणु चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन हमारे रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो प्रोटीन हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंग है और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमको किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के जो हमारे मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं, दूध, पनीर, दालें, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दूध है, पनीर है, या जो ये दालें हैं, इसके अलावा मूंगफली, मछली होगी और जो मांस हो गया। तो ये जो सब होते हैं ये हमारे प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें भोजन के रूप में प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अब ये जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनका जो मुख्य काम होता है ये शरीर की वृद्धि और विकास करने का होता है। शरीर की वृद्धि में काम आते हैं। इसके अलावा ये अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। अनुरक्षण का मतलब जो हमारे शरीर में जो घाव वगैरह बन जाते हैं वो अपने आप ही जो हैं भर जाते हैं, तो उनके लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन जो हमारे शरीर में जो ऊतकों की मरम्मत होती है उनका कार्य करते हैं। तो प्रोटीन के दो कार्य हैं, एक तो शरीर की वृद्धि और विकास करना और एक ऊतकों का निर्माण करना। तो अगर आपकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ी है तो आपको क्या सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन का जो है सेवन कीजिए। तो इससे हमारी जो है शरीर की वृद्धि और विकास में अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो प्रोटीन एक प्रकार के बहुलक होते हैं। तो इनमें जो एकलक इकाइयाँ होती हैं तो वो क्या होती हैं, एमिनो एसिड होती हैं। तो रासायनिक रूप से जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो अगर आपने प्रोटीन का संगठन समझना है तो उसके लिए पहले हमको क्या समझना होगा, एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिडों के ही मिलने से बने होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एमिनो एसिड। अब एमिनो का मतलब क्या हुआ, NH2, और जो एसिड होते हैं वो CH ग्रुप को बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह को। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो COOH समूह होता है। तो इससे क्या होता है, एक ये अम्ल समूह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, NH2 समूह है, जो क्या कहलाता है, हमारा एमिनो समूह कहलाता है। तो ये एमिनो समूह है, ये कार्बोक्सिल समूह है और इसमें एक कार्बन होता है जो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एमिनो एसिडों का, तो वो क्या होता है, RCH NH2COH। तो RCH NH2CH जो सूत के यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो जो अम्ल होते हैं, उनमें दो समूह होते हैं। एक तो एमिनो समूह, एमिनो समूह को हम कैसे प्रेशर कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2, और अम्ल, अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिल समूह होता है इसमें, जिसको हम किससे कहते हैं, COH। तो ये जो दोनों होते हैं ये किसी असममित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो बीच में एक सेंटर में एक कार्बन परमाणु होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन परमाणु है। तो एक तरफ किससे जुड़ा होगा, एमिनो समूह से, और एक तरफ किससे जुड़ा होगा, कार्बोक्सिल समूह से। और इसका जो एक संयोजकता है वो हाइड्रोजन से जुड़ी रहती है, जबकि ये किसी एल्किल समूह से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पर जो R होता है, ये R या तो कोई हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है या कोई एल्किल समूह हो सकता है, जैसे मैथिल, एथिल। तो R या तो हाइड्रोजन होगा या कोई मैथिल एथिल समूह को व्यक्त करता है। तो जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, RCH NH2COH। तो अगर हम क्या करें, R को मैथिल रख दें, एथिल रख दें या हाइड्रोजन परमाणु रख दें, तो यहाँ पर R को बदल के हम अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं एमिनो अम्लों के मिलने से बने होते हैं, यानी एमिनो एसिडों के बहुलक होते हैं। और एमिनो अम्लों में क्या होता है, एक तरफ एमिनो समूह मौजूद होता है कार्बन परमाणु से और एक तरफ CH ग्रुप जुड़ा रहता है। कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है और एक जगह या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा या कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एमिनो एसिड होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी जो बॉडी में टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में टोटल जो एमिनो अम्लों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। तो इन 20 एमिनो अम्लों में से 10 जो एमिनो एसिड हैं वो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं और जो 10 होते हैं वो अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर आप एक सारणी में देख सकते हैं, यहाँ टोटल कितने एमिनो एसिड हैं, 20 एमिनो एसिड हैं। तो इन 20 एमिनो एसिडों में से कुछ आप देखेंगे कि जिनमें स्टार लगा है, एक तारा लगा है इनमें। तो जितने भी तारे वाले एमिनो एसिड होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड। तो इनको आप गिनेंगे, टोटल 10 हैं। कुछ यहाँ मिल जाएंगे आपको और ऐसी यहाँ भी आप देख सकते हैं ये तारा वाला है
तो ये जो सब हैं स्टार वाले, ये क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड। तो और कुछ में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, ये हो गए, ये हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? ये अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो इनके कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे आप शुरू के 4 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है ग्लाइसिन और एलानीन, तो ये क्या होते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल। और इनके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, प्रतीक यूज़ करते हैं, तो इनके नाम के पहले 3 लेटर यूज़ कर लेते हैं। ये ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन किससे शुरू होगा? GLY। तो इसके लिए ग्लाइसिन के लिए जो प्रतीक है हम GLY यूज़ करते हैं। ऐसी एलानीन है तो एलानीन ALA, इसके 3 लेटर लेंगे आप तो ALA मिल जाएगा, तो इसका सिंबल होता है ALA। और ऐसे आप 2 इनको भी याद कर सकते हैं, वैलिन और ल्यूसिन। अब वैलिन और ल्यूसिन, वैलिन का सिंबल क्या हो जाएगा? VAL और ल्यूसिन का LEU। तो यहाँ पर ये जो हमारे 4 एमिनो एसिड हैं, इनमें से जो ऊपर वाले 2 हैं ये अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं और जो 2 तारे वाले हैं ये आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें ये आवश्यक अनावश्यक अम्ल किन्हें कहेंगे हम? कि ये जो स्टार वाले हैं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो ये हमको केवल भोजन से प्राप्त होते हैं, इनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती। जबकि जो अनावश्यक वाले होते हैं तो इनको हमारी बॉडी बना सकती है। तो टोटल यहाँ हमने कितने देखे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 अमीनो अम्ल हैं। इनमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक। आवश्यक वाले क्या होते हैं? भोजन से हमको प्राप्त होते हैं, जबकि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनको हमारी बॉडी खुद ही बना सकती है। और इनके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, इनके नाम के पहले 3 लेटर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, इनको 2 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। किन 2 तरीक़ों से? या तो इनको हम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन अमीनो अम्लों में बांटते हैं। तो जैसे कि हमको बताया कि अमीनो अम्लों में 2 चीज़ें होती है, एक NH2 और एक COH। तो अगर COH समूह की संख्या ज़्यादा होगी तो अम्लीय अमीनो एसिड कहलाता है, और अगर NH2 समूह की संख्या ज़्यादा होगी तो तब उसको हम क्षारीय कह देते हैं। और अगर NH2 और COH समूह की संख्या एमिनो एसिड में बराबर हो तो तब क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। तो जो NH2 समूह है वो क्षारीय प्रकृति पैदा करते हैं और COH अम्लीय। तो अगर NH2 ज़्यादा है तो क्षारीय, COH समूह ज़्यादा है तो अम्लीय, और बराबर होंगे तो वो क्या कहलाता है? उदासीन। तो एक तो इसको इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, और दूसरा इसका वर्गीकरण का क्या तरीका होता है कि इसको इन 2 भागों में बांटा जाता है, जो हमने पीछे अभी समझा कि एमिनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, अनावश्यक और आवश्यक एमिनो एसिड। तो अनावश्यक किसे कहते हैं? अनावश्यक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अन आवश्यक। अनावश्यक माने जो जरूरी नहीं हो। अब किस संदर्भ में जरूरी नहीं है? कि इनको हमने भोजन के रूप में नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो 10 एमिनो एसिड हैं इनको हमारी बॉडी खुद ही बना सकती है। तो जो पीछे सारणी में हमने शुरू के 2 ग्लाई और एला पढ़े थे, ग्लाई का मतलब ग्लाइसिन और एला का मतलब एलानीन, तो ये क्या होते हैं? अनावश्यक। क्यों? क्योंकि इनको जो हमारा शरीर है ये खुद बना सकता है। लेकिन जो बाकी जो 10 एमिनो एसिड होते हैं वो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमारा शरीर नहीं बना सकता है। तो चूंकि हमको इनकी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती, इसलिए ये हमको कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। तो इसलिए इनकी पूर्ति भोजन के रूप में होनी जरूरी है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? अनावश्यक माने जिनको हमारे शरीर संश्लेषित जो है कर लेता है, जबकि आवश्यक जिनको ऐसे अमीनो एसिड जिनको हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो ये कम से कम 2 एग्जाम्पल पेपरों में आपके पूछे जाते हैं, तो ये इनके आप 2 एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अमीनो एसिडों के कुछ प्रमुख गुण। तो अमीनो एसिड में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? इनके कुछ भौतिक गुणों की बात करें तो इनका एक तो रंग नहीं होता, कोई रंगहीन होते हैं, और ये क्या होते हैं? क्रिस्टली ठोस होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, और इनका जो गलनांक होता है वो भी काफ़ी उच्च होता है। तो ये इनका पहला गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या होता है कि अगर हम, क्योंकि जल में विलय होते हैं, तो अगर हम इनका जली विलयन ले लें तो इनका जली विलयन में ये क्या करते हैं? ज्विटर आयन बनाते हैं, या इसको ओवेनिस्ट आयन भी बोलते हैं या द्विध्रुवी आयन भी बोलते हैं, जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का मतलब जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं? तो ज्विटर आयन जो होते हैं वो एमिनो एसिडों के जली विलयन से प्राप्त होते हैं।
अब ये कैसे बनते हैं या इनको हम ड्यूटेराइन क्यों बोल रहे हैं, इसका अब एक दूसरा नाम भी याद करना, द्विध्रुवीय आयन। तो द्विध्रुवीय आयन का मतलब जिसमें दो ध्रुव हों, एक पॉजिटिव पोल हो जिसमें और एक नेगेटिव पोल हो, तो इसका एक सिरा धनावेशित होता है और एक सिरा ऋणावेशित होता है। तो ये किस तरह से ड्यूटेराइन बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि अमीनो एसिडों का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH NH2COH। तो इस सूत्र के ये क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे हम इनको पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर क्या होता है कि ये जो CH समूह है ये जो अम्लीय गुण प्रेषित करता है, इसमें अम्लीयता उत्पन्न करता है। तो इस COH का जो H है वो यहाँ से स्थानांतरित होकर कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है। ये जो CH समूह है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक H पॉजिटिव, यहाँ एक H पॉजिटिव से बना है, और COO नेगेटिव। तो इसमें जलीय विलयन में क्या होता है, यहाँ से एक H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अम्ल किसे कहते हैं, प्रोटॉन दाता। तो यहाँ जो अम्ल है CH समूह ये अम्ल की तरह काम करेगा और एक प्रोटॉन को त्यागेगा। और चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक LP है, इसमें लोन पेयर हैं, तो ये लुईस क्षार का कार्य कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। अब जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, और अम्ल प्रोटॉन दान करते हैं। तो इसने प्रोटॉन दान किया और इसने उस प्रोटॉन को ले लिया। अब जैसे यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ आएगा तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, CO नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बच जाता है, यहाँ CO नेगेटिव। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेराइन। तो अमीनो एसिड पानी में घोले जाने पर ड्यूटेराइन बनाते हैं। ड्यूटेराइन का मतलब द्विध्रुवीय आयन। तो इसमें क्या होता है, द्विध्रुवता पैदा हो जाती है, यानी नाइट्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है यहाँ पर, जबकि इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार ये द्विध्रुवीय आयन का कार्य करता है। और ये उभयधर्मी प्रकृति का भी होता है, क्योंकि ये अम्ल से भी क्रिया कर सकता है और क्षार से भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो CO नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अम्ल से एक प्रोटॉन ग्रहण करना चाहेगा, और NH3 पॉजिटिव क्या करेगा, एक प्रोटॉन त्यागना चाहेगा। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, प्रोटीनों की संरचना। तो प्रोटीन, जैसे कि हमको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिडों के बहुलक होते हैं। जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो उनसे प्रोटीन बनता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज़ होता है तो वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से ये जो एमिनो एसिड हैं ये परस्पर मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। एक तो एसिड आ रहा है इसमें अम्ल, तो इसमें एक कार्बोक्सिल समूह होता है, और दूसरा एक एमिनो समूह होता है। तो एक COH समूह होता है और एक NH2 समूह होता है। तो जब COH एक जो एमिनो अम्ल है उसका जो COH है वो दूसरे एमिनो एसिड के NH2 से जब रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, जल का अणु निकल जाता है। यहाँ से मान लो OH आ गया और यहाँ से एक H आ गया, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। तो जल के अणु के निकल जाने से तो क्या चीज़ बची हमारे पास, यहाँ पर बच गया हमारा CO, और यहाँ क्या बच गया, NH। तो इससे CO और NH एक एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो बॉन्ड बनता है यही क्या कहलाता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो CONH, ये जो CONH बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड CONH बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है। वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ये भी हमने देख लिया कि जो अमीनो एसिड के COH और NH2 समूह में से एक जल का अणु निकल जाता है, तो जो CONH बॉन्ड बच जाता है वही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दो एमिनो एसिड कैसे पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अगर हमने दो का समझ लिया तो ऐसे ही आप 3, 4, 5, 6 कितने भी एमिनो एसिडों का आपस में जोड़ के प्रोटीन्स का निर्माण कर सकते हो। तो पेप्टाइड बॉन्ड अभी हमने देखा कि CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या मिलती है कि जब दो एक जैसे या तो एक जैसे होनी चाहिए या अलग अलग एमिनो एसिड के अणु के COH और NH2 समूह के बीच जो बना बॉन्ड है वही क्या कहलाता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। हमको दो एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, तो दो एमिनो एसिड या तो एक जैसे होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उन एमिनो एसिडों में से क्या होगा, COH और NH2 समूह में से जल का अणु निकल के जो CONH समूह बच जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो हम पहले देखते हैं कि दो एमिनो एसिड किस प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो एक जैसे
एमिनो एसिड भी ले सकते हैं, दो भिन्न भिन्न भी। तो सपोज़ यहाँ पर हम दो भिन्न भिन्न एमिनो एसिड ले लेते हैं। तो एक एमिनो एसिड लेते हैं हम ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का अगर आपने फॉर्मूला याद करना है तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH NH2COH। और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो R होता है ये या तो कोई हाइड्रोजन परमाणु होता है या कोई एल्किल समूह होता है, या तो ये H होगा या मैथिल एथिल समूह होगा। तो सपोज अगर यहाँ पर हम इसको H मान लें, R को H मान लें, तो ये CH है और यहाँ पर हमने H मान दिया, तो ये CH और H ये मिलके क्या बन जाएंगे, CH2। तो यहाँ CH2 आ गया और इस CH2 से एक जगह CH जुड़ा है, एक जगह NH2 जुड़ा है। तो यहाँ हमने CH जोड़ दिया और यहाँ पर NH2 जोड़ दिया। तो इस प्रकार आप आसानी से इस ग्लाइसिन के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। उसके लिए आपने एमिनो एसिड का जो सामान्य सूत्र है वो याद करना है और उसमें R की जगह क्या डाल देना है, H। तो यहाँ R की जगह H डाल दिया हमने, तो ग्लाइसिन बन गया। अब अगर एलानीन बनाना है तो एलानीन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की जगह कोई एल्किल समूह हो जाता है। तो सपोज यहाँ पर हम हाइड्रोजन समूह ना लेके एक मैथिल समूह ले लें। तो मैथिल समूह क्या होता है, CH3। तो यहाँ पर अगर हम H की जगह CH3 मान दें तो क्या बच जाएगा, CH3 CHNH2COH। तो हमारा क्या बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। यहाँ पर CH है, इससे हमने मैथिल जोड़ दिया CH3, और एक तरफ NH2 एक तरफ COH। एक चीज़ ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप एमिनो एसिड का फॉर्मूला लिखें तो ये जो दो क्रियात्मक समूह होते हैं ये हमेशा किनारों पर रखते हैं। जैसे यहाँ NH2 हमने लेफ्ट कॉर्नर पर रख दिया और COH राइट कॉर्नर पर, यहाँ भी NH2 लेफ्ट कॉर्नर पर रख दिया, COH राइट कॉर्नर पर रख दिया। तो यहाँ हमने दो अलग अलग एमिनो एसिड ले लिए, इसका नाम है ग्लाइसिन और इसका नाम है एलानीन। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जल के अणु निकलने से। तो यहाँ से आ जाता है हमारा OH और यहाँ से क्या आ जाता है H। तो ये मिलके क्या बना देंगे, जल का अणु। अब यहाँ क्या बचा हमारा CO और यहाँ क्या बच गया, NH। तो यहाँ से ये जो CO और NH हैं ये आपस में मिल जाते हैं। बाकी चीज़ें आपने ज्यों की त्यों उतारनी है। तो यहाँ पर सिर्फ CONH बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर जो है CONH बॉन्ड है यही क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रकार जो हमारा दो एमिनो एसिड के मिलने से जो डाई पेप्टाइड बनता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइसिल एलानीन। यहाँ पर ये ग्लाइसिल, यहाँ पर ये ग्लाइसिल कहलाता है और ये एलानीन। तो इनके मिलने से जो डाई पेप्टाइड बना वो क्या कहलाता है, ग्लाइएला, यानी ग्लाइसिल एलानीन। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि दो एमिनो एसिड अगर आपस में मिल जाएं तो किस प्रकार डाई पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने से दो एमिनो एसिड परस्पर एक पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे डाई पेप्टाइड का निर्माण होता है। अब मान लो इसमें एक एमिनो एसिड अगर और जोड़ते हैं हम, तो उसके लिए हमने 3 एमिनो एसिड लेते और यहाँ से फिर वही करते कि यहाँ से OH हटा देते और यहाँ जो NH2 का है वो H परमाणु हटा देते। तो यहाँ से दोबारा से क्या बन जाता है, CONH बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, ट्राईपेप्टाइड बन जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे चेनों को आगे लिख सकते हैं। अगर हमने 2 एमिनो एसिड का सीख लिया तो यहाँ से दोबारा से ये जो CONH बॉन्ड है ये आपस में मिलके जो है ज़्यादा एमिनो एसिडों को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर हमने 2 एमिनो एसिड ले लिए और उसमें से जल का अणु निकल गया तो उसमें तो जो 2 एमिनो एसिड हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और उससे डाई पेप्टाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारा जो डाई पेप्टाइड बना अभी ग्लाइसिल एलानीन, ये 2 एमिनो एसिड के मिलने से बनता है और इनके बीच कितना है पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, 1। अब मान लो एक एमिनो एसिड और मिल जाए तो डाई की जगह क्या बन जाएगा, ट्राईपेप्टाइड, जो कितने एमिनो एसिडों के मिलने से बना होगा, 3 एमिनो एसिडों से। और इनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस प्रकार 4 एमिनो एसिड मिल जाएं तो टेट्रा बन जाएगा, 5 मिले तो पेंटा, 6 मिल जाएं तो हेक्सा। तो ऐसे ही अगर एमिनो एसिड 10 से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो तब हमारा क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और जब इस पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाती है तो इस प्रकार जो हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार प्रोटीन किसे कहते हैं, जो 100 से भी ज़्यादा एमिनो एसिडों के श्रृंखलन से जो पॉलीपेप्टाइड बनता है तो वही हमारा प्रोटीन कहलाता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम पूरा तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि 100 एमिनो एसिड आप जो है अपनी कॉपी में नहीं दिखा सकते हैं। तो प्रोटीन को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने डाई पेप्टाइड को समझा कि 2 एमिनो एसिड कैसे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर आपने 2 का समझ लिया तो वैसे ही 3, 4, 5, 6 आप कितने भी जो एमिनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ सकते हो। तो जब ये एमिनो एसिड बढ़ते बढ़ते
100 से भी ज़्यादा हो जाएं तो जो जटिल स्ट्रक्चर, जटिल संरचना हमको प्राप्त होती है तो वही क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। तो इस प्रकार प्रोटीन की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं आणविक आकार के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। तो आणविक आकार के आधार पर भी कि प्रोटीन दिखने में कैसे होते हैं, इसके आधार पर भी प्रोटीनों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहले हम लेते हैं रेशेदार प्रोटीन। नाम से ही पता चला है, रेशेदार माने जिसकी संरचना धागे जैसी हो। तो जब पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है वो क्या करे, आपस में कुछ बॉन्ड बनाए। कौन कौन से बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तब रेशे जैसी संरचना जो बनती है वही रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं और किन बॉन्डों द्वारा जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या है ये एसएस बॉन्ड, एसएस बॉन्ड को बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये समांतर संरचनाएं होती हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। यहाँ जो CONH है इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है। तो जब हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डों द्वारा आपस में जुड़ी आती हैं तो एक रेशे जैसी संरचना बनाती है जो क्या कहलाता है, रेशेदार प्रोटीन कहलाता है। तो इस रेशेदार प्रोटीन के बारे में एक तो ये ध्यान रखना है कि जल में जो होते हैं वो घुलते नहीं हैं, जल में अविलय होते हैं। और पेपर में आपका क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है आपने और 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो इसके जो 2 एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं केराटिन और मायोसिन। तो केराटिन हो गया जो बाल, ऊन और रेशम वगैरह में होता है, हमारे बालों में जो है एक रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है जो केराटिन कहलाता है। इसके अलावा मायोसिन, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में उपस्थित होता है। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आता है। दूसरा लेते हैं हम गोलिकाकार प्रोटीन। तो जो गोलिकाकार प्रोटीन होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वो कुंडली बनाकर क्या हो जाती हैं, गोल आकृति प्राप्त कर लेती है। कि जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होकर अगर गोलाकार हो जाए तो वो गोलिकाकार प्रोटीन कहलाती है। अब जो रेशेदार प्रोटीन होती है वो तो जल में नहीं घुलती है, लेकिन ये क्या होती है, जल में घुल जाती है। और इसके भी 2 एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन हो गया जो हमारे रक्त में पाया जाता है, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो दिखने में आप देख सकते हैं गोलिकाकार जो प्रोटीन है किस तरह की होती है, गोल गोल। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं गोल आकृति धारण कर लेती है। पानी में घोलो तो जल में आसानी से घुल जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, हमारे रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एल्बुमिन और जो इंसुलिन होता है, हम जानते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे रक्त है या जो बॉडी है उसमें शुगर लेवल को मेंटेन किया रहता है। जिनको शुगर की बीमारी होती है वो इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह वो लेते हैं। तो जो इंसुलिन होता है वो एक प्रकार का गोलिकाकार प्रोटीन ही होता है। तो इस प्रकार हमने प्रोटीनों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोटीनों की जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं, तो उन संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।